Hello students, welcome back to the online classes conducted by Samskar English School. So I hope you are studying well. ठीक है, आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे. So हमारा जो सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया था हमने, हम उसके 4-5 लेक्चर ऑलरेडी हमने कंप्लीट किए हैं. वर्क एंड एनर्जी. सो वर्क और एनर्जी में हमने वर्क का पार्ट कंप्लीट किया था, उसके बाद एनर्जी का पार्ट स्टार्ट किया था. उसमें हमने काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है पढ़ा. उसके बाद हमने स्टार्ट किया ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी. ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी को भी हमने कंप्लीट किया था. उसमें एक लॉ हमने स्टडी किया, दैट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. वो लॉ हमने एक्सपेरिमेंटली प्रूव भी किया था और उसके बाद हमने उस लॉ को मैथमेटिकली प्रूव करने के लिए हमने एक कंसेप्ट स्टार्ट की थी, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ फ्री फॉल. कौन सी कंसेप्ट स्टार्ट की थी हमने? द कंसेप्ट ऑफ फ्री फॉल. सो फ्री फॉल हमने डिफाइन कैसे किया था उसका और एक बार लिखता हूं मैं. फ्री फॉल इज डिफाइंड एज, ठीक है, लिख के दिया आपको कल के लेक्चर में, सो ओरली डिफाइन कर देता हूं. सो फ्री फॉल इज डिफाइंड एज इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स अलोन. If an object moves under the influence of gravitational force alone, then the motion of that object is called as a free fall. अगर कोई ऑब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही मूव हो रहा है, अगर कोई ऑब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही मूव हो रहा है, तब उस ऑब्जेक्ट की मोशन को हम फ्री फॉल कहते हैं. और फ्री फॉल से हमें प्रूव करना है, दैट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. यानी कि एनर्जी डिस्ट्रॉय भी नहीं होती है, एनर्जी क्रिएट भी नहीं होती है. सो एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे में कन्वर्ट होती है. इसका मतलब क्या है? अगर कोई ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है, यहां से एक कोई ऑब्जेक्ट मैंने यहां से रिलीज किया और वो ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, तो इसका मतलब होता है उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है. उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है? कम हो रही है. लेकिन पोटेंशियल एनर्जी डिस्ट्रॉय हो रही है क्या? नहीं, क्योंकि हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में ऑलरेडी पढ़ा है, एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती, एनर्जी क्रिएट भी नहीं हो सकती. यानी कि उस ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं हो रही है, लेकिन उसका कन्वर्जन हो रहा है काइनेटिक एनर्जी. क्योंकि जैसे ही वो नीचे आता है उसकी वेलोसिटी बढ़ती है. जैसे ही वो ऑब्जेक्ट नीचे आता है उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है. यानी कि फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट का अगर आप देखोगे तो उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कम होती जाती है और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू बढ़ती जाती है. फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट के लिए जब वो नीचे आता है तब उसकी वेलोसिटी बढ़ती है, लेकिन अर्थ की सरफेस से उसकी हाइट घटती जाती है. यानी कि जो हाइट पे डिपेंड है, हाइट कम हो रही है लेकिन वेलोसिटी बढ़ रही है. मतलब पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है और वेलोसिटी बढ़ रही है, सॉरी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है. मतलब फ्रीली जब कोई ऑब्जेक्ट फॉल होता है तब उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होती है और काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है. अब देखो, किसी भी ऑब्जेक्ट की टोटल एनर्जी कैलकुलेट कैसे करेंगे? किसी भी ऑब्जेक्ट की टोटल एनर्जी हम कैलकुलेट करते हैं पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी की एडिशन से. फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट के लिए टोटल एनर्जी का फॉर्मूला होता है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी. क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी. अब पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है लेकिन काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है. अब अच्छे से एग्जांपल के साथ समझिए. कोई ऑब्जेक्ट है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी है 80 जूल और काइनेटिक एनर्जी है 20 जूल, तो इसकी टोटल एनर्जी हो गई 100 जूल. अब वो नीचे आ गया, यानी कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो गई, वो हो गई सपोज 60 जूल, लेकिन काइनेटिक एनर्जी बढ़ी है, वो हो गई 40 जूल. यानी कि टोटल एनर्जी तो उसकी 100 जूल ही है. यानी कि उस ऑब्जेक्ट की टोटल एनर्जी उतनी ही है 100 जूल. मैंने एग्जांपल के लिए 100 लिया है. टोटल एनर्जी जितनी होती है उतनी ही रहती है, लेकिन यहां पे देखो पोटेंशियल कम हुई है, काइनेटिक बढ़ी है, लेकिन उन दोनों का एडिशन करके जो टोटल एनर्जी आती है वो कांस्टेंट है. इसका मतलब ऑब्जेक्ट जब नीचे आता है तो उसके टोटल एनर्जी में कोई चेंज नहीं होता है,
लेकिन पोटेंशियल एनर्जी कम होती है और काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। इसका मतलब हुआ पोटेंशियल एनर्जी का कन्वर्जन काइनेटिक एनर्जी में हुआ है, लेकिन टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहती है। मतलब हमने क्या प्रूव किया? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब इसे अच्छे से फॉर्मूले के साथ हम प्रूव करने वाले हैं। आपको इस एग्जांपल से ध्यान में आया होगा कि हमें करना क्या है। ठीक है, अब देखो, लेट्स सपोज मेरे पास एक ये जो मैंने रिप्रेजेंट किया है यहाँ पे, ये है अर्थ का सरफेस और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट की अर्थ के सरफेस से, उस ऑब्जेक्ट की अर्थ से सरफेस से हाइट है h। अब क्या होगा, इस पोजीशन को मैं नाम देता हूं a। अब वो ऑब्जेक्ट ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, उसका मास मैं लिखता हूं m। अब ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है, मतलब वो फ्रीली फॉल हो रहा है। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है, मतलब उसकी मोशन जो है उसे हम फ्री फॉल कहते हैं। अब वो यहां तक आ गया, वो यहां तक आ गया, लेट्स सपोज। सो इस पोजीशन को, उसकी वही ऑब्जेक्ट है, यहां तक आ गया। इस पोजीशन को हम नाम देते हैं बी। जैसे यहाँ पे हमने नाम दिया है ए, यहाँ पे हम नाम देते हैं बी। अब इतना जो डिस्टेंस उसने कवर किया है वो डिस्टेंस है लेट्स सपोज एक्स। अब देखो, इतना पूरा डिस्टेंस है एच और ए से बी तक आने में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है एक्स, यानी कि यहां से यहां तक का ये जो डिस्टेंस बचा है वो होगा h माइनस एक्स, क्योंकि इतना h है और उसमें इतना x माइनस करने के बाद क्या बचा, h माइनस एक्स बचा। क्या बचा है, h माइनस एक्स बचा है। ठीक है, अब कुछ समय के बाद क्या होने वाला है, वो ऑब्जेक्ट ग्राउंड पे आएगा, यहाँ पे ऐसे आएगा, ऐसे दिखाता हूं मैं यहाँ पे। ठीक है, ग्राउंड पे आएगा। ठीक है, सो ग्राउंड पे जब आया उसकी पोजीशन को हमने नाम दिया सी। ग्राउंड पे जब ऑब्जेक्ट आया तब उसकी पोजीशन को हमने नाम दिया सी। इसे हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे ऐसे उसे रिप्रेजेंट करेंगे। सो अब वो आ गया है ग्राउंड सरफेस पे। ठीक है, सो हम हाइट उसकी सेंटर से मेजर करेंगे, सो वो हमें रिप्रेजेंटेशन के लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, सो ग्राउंड सरफेस पे वो आ गया, वहां पे हमने उसे नाम दिया सी। अब देखो अच्छे से, हमें ये प्रूव करने के लिए हमें प्रूव क्या करना है, ए पॉइंट को उसकी टोटल एनर्जी, बी पॉइंट को उसकी टोटल एनर्जी और सी पॉइंट को उसकी टोटल एनर्जी इक्वल थी। हमें प्रूव करना है ए, बी और सी पॉइंट को उसकी जो टोटल एनर्जी यानी कि पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी की जो एडिशन थी वो सेम थी। अब पहले ए पॉइंट का लेते हैं, एट पॉइंट ए। अब एट पॉइंट ए वो ऑब्जेक्ट ऐसा है यानी कि आपने उसे रिलीज भी नहीं किया है, मतलब वो रेस्ट को है, यानी कि उसकी काइनेटिक एनर्जी 0 है। उसका मास कितना है m, और हमारा जो रेफरेंस पॉइंट है यहाँ पे, हमारा जो रेफरेंस पॉइंट है उस रेफरेंस पॉइंट से उस ए पॉइंट की हाइट कितनी है h, यानी कि उस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू है mgh। उस ऑब्जेक्ट का मास है m, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g, और उस ऑब्जेक्ट की हाइट देखो, उस ऑब्जेक्ट की हाइट रेफरेंस पॉइंट से ए पॉइंट तक अगर आप मेजर करोगे तो आपको मिलेगी हाइट h। मतलब ए पॉइंट पे उसकी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, mgh। लेकिन ए पॉइंट को वो ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं है, एक जगह पे ही है, यानी कि रेस्ट को है, मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हो गई 0। अब टोटल एनर्जी एट ए पॉइंट कितनी आ गई, टोटल एनर्जी एट ए पॉइंट इज पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, यानी कि टोटल एनर्जी इक्वल्स टू mgh प्लस 0। मतलब टोटल एनर्जी आ गई mgh, 0 ऐड करने के बाद कितना आएगा mgh, गिवन इक्वेशन नंबर 1। फिर से बताता हूं, देखो मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया है, उसका मास m है, इनिशियली वो हमारे सरफेस से यानी कि रेफरेंस पॉइंट से h इतनी हाइट पे है। जब वो ए पॉइंट में है, ए पॉइंट को है यानी कि h इतनी हाइट पे है, तब हमने उसकी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट की। फॉर्मूला हमें पता है। हम पोटेंशियल एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करते हैं मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मल्टीप्लाइड बाय हाइट। सो ए पॉइंट को उस ऑब्जेक्ट की हाइट h है,
कहां से? सरफेस से। इसी वजह से उस ऑब्जेक्ट की ए पॉइंट को पोटेंशियल एनर्जी है m इंटू जी इंटू एच यानी कि mgh, और वो मोशन में नहीं है यानी कि काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू 0 है। पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू mgh है और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू 0 है। अब उसकी टोटल एनर्जी क्या होती है? उन दोनों की एडिशन। सो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इज द टोटल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी mgh, काइनेटिक एनर्जी 0, यानी कि टोटल एनर्जी आ गई m इंटू जी इंटू एच। टोटल एनर्जी आ गई m इंटू जी इंटू एच। गिव इट इक्वेशन नंबर 1। उस ऑब्जेक्ट की किस पॉइंट को आ गई mgh इतनी टोटल एनर्जी? ए पॉइंट को। अब हमें बी और सी को भी उसकी टोटल एनर्जी कैलकुलेट करनी है, ठीक है? सो अच्छे से देखो, ये अच्छे से पहले ए पॉइंट के लिए नोट डाउन करना है और उसके बाद हम बी और सी पॉइंट के कैलकुलेशंस करेंगे। ओके, सो अब देखो, लेट्स सपोज ए पॉइंट पे वो ऑब्जेक्ट जब वो ऑब्जेक्ट ए पॉइंट पे था तब उसकी वेलोसिटी 0 थी, यानी कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड है। और जब वो ऑब्जेक्ट बी पॉइंट पे है तब मैं उसकी वेलोसिटी को लिखता हूं v लिखता हूं फाइनल वेलोसिटी को, और b पॉइंट की है यानी कि इसीलिए मैंने उसको लिखा vb। मतलब हमें a और b के बीच में काइनेमेटिक इक्वेशन अप्लाई करना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा? a और b के बीच में काइनेमेटिक इक्वेशन जो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़े थे वो अप्लाई करने पड़ेंगे। सो लेट्स सपोज a से b तक आने में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है? x इतना डिस्टेंस कवर किया है। सो पहले एट पॉइंट बी के लिए कैलकुलेशंस करेंगे। पहले उस पॉइंट की वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे तो वेलोसिटी 0 थी इसलिए काइनेटिक एनर्जी 0 आ गई, लेकिन यहां से वो मूव होना स्टार्ट हुआ है। जब ऑब्जेक्ट ए पॉइंट को था यानी कि वो रेस्ट को था, हमने रिलीज ही नहीं किया था, उसको छोड़ा ही नहीं था, तब उसकी वेलोसिटी 0 थी, वो उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी 0, और इसी वजह से उस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी कितनी थी? 0। ठीक है, हमने वो ए पॉइंट के कैलकुलेशंस ऑलरेडी किए हैं। अब ए और बी के बीच का डिस्टेंस आपको पता है x। ए की वेलोसिटी 0 है, बी की वेलोसिटी v भी है, तो इन सबको कंसीडर करके सेकंड काइनेमेटिक इक्वेशन आपको यूज करना है, सॉरी थर्ड काइनेमेटिक इक्वेशन आपको यूज करना है। क्या है वो? v² इक्वल्स टू u² प्लस 2as। अब v मतलब किन दो पॉइंट के बीच में हम काइनेमेटिक इक्वेशन यूज कर रहे हैं? ए और बी के बीच में। सो ए से ऑब्जेक्ट बी तक आ रहा है, मतलब v मतलब फाइनल वेलोसिटी, यानी कि उसकी बी पॉइंट की वेलोसिटी, उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे vb से। सो आ गया vb का स्क्वायर। उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0, तो यहाँ पे 0 पुट करेंगे, सो 0 का स्क्वायर भी 0 आएगा, सो प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन कौन सा है? वो ऑब्जेक्ट किस फोर्स की वजह से नीचे आ रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू हमने जी पुट की। अब देखो ए से बी तक आने में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है? x इतना, तो यहाँ पे x आएगा, यानी कि vb² की वैल्यू आ गई 2gx। ये हमें क्यों चाहिए आपको पता चलेगा। अब बी पॉइंट के लिए हम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या लिखेंगे? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू उसका मास m इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। बी पॉइंट पे वेलोसिटी vb है, इसीलिए हमने vb का स्क्वायर लिया। सो काइनेटिक एनर्जी आ गई 1/2, यहां पे लिखता हूं मैं, ठीक है, थोड़ा ऐसा करके लिखेंगे। काइनेटिक एनर्जी एट बी पॉइंट इज इक्वल्स टू 1/2 m इंटू vb² इज इक्वल्स 1/2 एज इट इज, m एज इट इज, vb का स्क्वायर यानी कि 2gx। ठीक है, हमें ये vb² क्यों चाहिए था, क्यों कैलकुलेट किया हमने? क्योंकि हमें बी पॉइंट की काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी थी। अब ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, बचा क्या? m इंटू जी इंटू एक्स। सो बी पॉइंट पे उस ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी कितनी है? mgx। अब उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है? m इंटू जी इंटू हाइट। अब हमारा रेफरेंस पॉइंट ये है, और उस रेफरेंस पॉइंट से बी पॉइंट की हाइट कितनी है? h माइनस एक्स। कितनी है? h माइनस एक्स, और इसी वजह से हम यहाँ पे लिखेंगे h माइनस एक्स। क्या लिखेंगे? h माइनस एक्स लिखेंगे। ठीक है, अब उसकी टोटल एनर्जी क्या आएगी? देखो, टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब उसकी पोटेंशियल एनर्जी है mg इन ब्रैकेट h माइनस एक्स
प्लस उसकी काइनेटिक एनर्जी है mgx। अब मैं आगे का यहाँ पे लिखता हूं बी पॉइंट के लिए। सो उसकी बी पॉइंट के लिए टोटल एनर्जी हो गई, यहाँ पे भी mg है और यहाँ पे भी mg है, वो कॉमन निकाला। सो ब्रैकेट में बचा h माइनस एक्स प्लस एक्स। mg और mg यहाँ से कॉमन लेने के बाद यहाँ पे बचा h माइनस एक्स और यहाँ पे बचा प्लस एक्स। माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल करने के बाद टोटल एनर्जी बची m इंटू जी इंटू एच। गिव इट इक्वेशन नंबर 2। पहला इक्वेशन आपने ऑलरेडी लिखा है, अब इक्वेशन 2 भी हमने लिखा। क्या आ गई टोटल एनर्जी? m इंटू जी इंटू एच। काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का एडिशन। अच्छे से देख लो इसका, चाहे तो स्क्रीनशॉट निकाल लो या वीडियो को पॉज करके इसे अच्छे से देख लो कि मैंने सॉल्व कैसे किया है स्टेप बाय स्टेप, और इसे आपके नोटबुक में आपको नोट करना है। सो बी पॉइंट की टोटल एनर्जी आ गई mgh, उसको हमने इक्वेशन दिया, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इसे अच्छे से नोट डाउन कर लो। अब ए का हो गया, बी का भी हो गया, अब आएंगे सी पॉइंट पे, कैलकुलेट करेंगे। देखो अच्छे से। सो ए और बी पॉइंट के लिए अपने ऑब्जेक्ट की टोटल एनर्जी कैलकुलेट की, जो ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल हो रहा था, यानी कि वो ग्रेविटेशनल फोर्स के इन्फ्लुएंस में नीचे आ रहा था। सो अब देखो सी पॉइंट पे जब वो ऑब्जेक्ट आएगा, अब रेफरेंस पॉइंट हमारा यही है। सो एट पॉइंट सी, देखो एट पॉइंट सी के लिए क्या होगा? देखो सो पॉइंट सी के लिए पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, m इंटू जी इंटू एच। सो इट इज इक्वल्स टू m इंटू जी इंटू, अब देखो इसी पॉइंट से हाइट कितनी होगी? 0 होगी। सो h की जगह पे आएगा 0, यानी कि सी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आ गई 0। ठीक है, अब सी पॉइंट के लिए काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी है, लेकिन हमें पता है काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए हमें उस पॉइंट की वेलोसिटी मालूम होनी चाहिए। सो लेट्स सपोज वेलोसिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट एट पॉइंट सी इज vc। वेलोसिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट एट पॉइंट सी इज vc। सो काइनेटिक एनर्जी के लिए वेलोसिटी की जरूरत होती है, वेलोसिटी के स्क्वायर की। तो अब देखो फिर से एक बार, ए पॉइंट और बी सी पॉइंट के बीच में हमें काइनेमेटिक इक्वेशन अप्लाई करना है। ए और सी के बीच में हमें काइनेमेटिक इक्वेशन अप्लाई करना है। सो क्या आएगा? अब देखो वो इक्वेशन लिखेंगे, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। अब v मतलब सी पॉइंट की उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी है? vc। सो vc का स्क्वायर आ गया। u मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? 0 का स्क्वायर 0 ही आ गया, प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन कौन सा है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसकी वैल्यू g, और s मतलब क्या हुआ? डिस्टेंस कितना कवर किया है। सो उस ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस कवर किया है h कितना। ठीक है, सो vc स्क्वायर की वैल्यू आ गई 2gh। अब उस पॉइंट के लिए काइनेटिक एनर्जी देखो, 1/2 उसका मास मल्टीप्लाइड बाय vc का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू m इंटू vc का स्क्वायर कितना है? 2gh। अब 2 गेट कैंसल, यानी कि काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ गई mgh। अब जो टोटल एनर्जी आएगी पॉइंट सी पे, वो होगी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। वो क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। सो इट इज इक्वल्स टू, अब देखो पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? 0, प्लस काइनेटिक एनर्जी कितनी है? mgh, यानी कि सी पॉइंट पे भी टोटल एनर्जी आ गई mgh। गिव इट इक्वेशन नंबर 3। अब इसे भी अच्छे से पहले नोट डाउन कर लो आपके नोटबुक में। इक्वेशन 1 हमने देखा, इक्वेशन 1 में हमने क्या लिखा है? पॉइंट ए पे उस ऑब्जेक्ट की टोटल एनर्जी। इक्वेशन 2 में हमारे पास आई है उस ऑब्जेक्ट की पॉइंट बी पे टोटल एनर्जी कितनी है, और इक्वेशन 3 में हमारे पास आया है उस ऑब्जेक्ट की पॉइंट सी पे टोटल एनर्जी कितनी है। अब अच्छे से आपने जो नोटबुक में नोट किए हैं वो इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को अच्छे से देख लो। इक्वेशन 1 में भी हमारी टोटल एनर्जी mgh आई है, इक्वेशन 2 में भी हमारी एनर्जी mgh ही आई है, और इक्वेशन 3 में ही हमारी टोटल एनर्जी mgh आई है। इसका मतलब क्या हुआ? एट पॉइंट्स फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 और 3, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 and 3, total energy of that object at all points
is same. Hence, law of conservation of energy. Law of conservation of energy is proved. Law of conservation of energy is proved. ठीक है? So this is the how we can prove the law of conservation of energy with the help of concept of free fall. क्या किया था हमने, क्या कंसीडर किया इसमें? एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, वो ऑब्जेक्ट सर्टन हाइट से हमने रिलीज किया, उस हाइट से वो ऑब्जेक्ट रिलीज करने के बाद वो नीचे आता गया। जब वो ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा था, अर्थ की तरफ आ रहा था, तब उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होती गई, लेकिन काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, और इसी वजह से उसका टॉप मोस्ट पॉइंट, मिडल पॉइंट और बॉटम मोस्ट पॉइंट, इन तीनों भी पॉइंट पे उसकी टोटल एनर्जी की वैल्यू सेम थी। भले ही काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यूज अलग अलग थी, लेकिन उनका जब हमने एडिशन किया तो एडिशन यानी कि टोटल एनर्जी उस ऑब्जेक्ट की हर एक पॉइंट को सिमिलर आई है। और यही हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में पढ़ा था, यानी कि हम एनर्जी क्रिएट नहीं कर सकते, हम एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, लेकिन हम एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। और वही हुआ है फॉर फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट, energy is not created or destroyed, but its potential energy get converted into kinetic energy. उस ऑब्जेक्ट की जो पोटेंशियल एनर्जी थी, वो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। ठीक है? सो दिस इज द कंसेप्ट। सो आज के लेक्चर में हमने जो कंसेप्ट पढ़ी फ्री फॉल की, सो फ्री फॉल की हेल्प से हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को प्रूव किया। अब इस चैप्टर का एक लास्ट पॉइंट बाकी है, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ पावर। वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। पहले मैंने आपको बताया था कि हम हर एक लेक्चर के अंत में क्या करेंगे, वर्क का या काइनेटिक एनर्जी का या पोटेंशियल एनर्जी का कोई तो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है? सो लेट्स सपोज मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई हो रहा है 100 न्यूटन। कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है? 100 न्यूटन। और इस 100 न्यूटन फोर्स की वजह से उस ऑब्जेक्ट का इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ है 2 सेंटीमीटर। कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है? 2 सेंटीमीटर। और इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है 60 डिग्री। कितना एंगल? 60 डिग्री। मतलब फोर्स दिया है 100 न्यूटन, उस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट दिया है 2 सेंटीमीटर, उन दोनों के बीच का एंगल दिया है 60 डिग्री। दोनों के बीच का एंगल दिया है 60 डिग्री, और आपको कैलकुलेट करना है वर्क कितना हुआ है, और वर्क कैलकुलेट करना है जूल में। अब देखो, आपको जब वर्क की वैल्यू जूल में कैलकुलेट करनी होती है, वर्क की वैल्यू हमें जब जूल में कैलकुलेट करनी होती है, तब हमें फोर्स न्यूटन में चाहिए, डिस्प्लेसमेंट मीटर में चाहिए, लेकिन हमारे पास सेंटीमीटर में है, यानी कि पहले हमें उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। फोर्स तो हमें न्यूटन में चाहिए, वो न्यूटन में है, लेकिन डिस्टेंस हमें मीटर में चाहिए, वो सेंटीमीटर में है, तो पहले उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो यहां पे लिखता हूं मैं, फोर्स इक्वल्स टू 100 न्यूटन एज इट इज। डिस्टेंस कितना है? 2 सेंटीमीटर। अब देखो 1 मीटर यानी कि 100 सेंटीमीटर, पहले ही बताया मैंने, यानी कि 1 मीटर मतलब 10 का पावर 2 सेंटीमीटर। मतलब जब आपको सिंपली जब आपको मीटर का कन्वर्जन सेंटीमीटर में करना होता है, तब आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब मीटर का कन्वर्जन सेंटीमीटर में करना होता है, तब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। हमें करना क्या है? सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है। सो हमें 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि S इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाय 100 मीटर। इसे एज इट इज रखो, अभी हमें इसे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, हम इसे डायरेक्टली फॉर्मूले में रखेंगे। सो अगर कैलकुलेट करना है तो यह आएगा 0.02 मीटर। कितना आया? 0.02 मीटर। अब देखो वर्क का फॉर्मूला, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कुछ एंगल होता है, तब वर्क का फॉर्मूला आता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू उन दोनों के बीच का एंगल कॉस थीटा। एंगल का कॉस फंक्शन लेना है। सो फोर्स कितना है? 100 न्यूटन। देखो हमें डिस्प्लेसमेंट सेंटीमीटर में दिया था, लेकिन हमने उसे मीटर में कन्वर्ट किया। सेंटीमीटर का मीटर में कन्वर्जन क्यों किया है? क्योंकि हमें वर्क जो कैलकुलेट करना था वो जूल में,
सो वर्क का जूल एसआई सिस्टम में यूनिट है, सो इसी वजह से हमें फोर्स का भी एसआई सिस्टम का यूनिट चाहिए और डिस्प्लेसमेंट का भी एसआई सिस्टम का यूनिट चाहिए। सो हमारा डिस्प्लेसमेंट आ गया 0.02 और कॉस ऑफ एंगल कितना है 60। मैंने आपको एक वर्क का पार्ट पढ़ाते समय मैंने आपको एक कंसेप्ट पढ़ाई थी, एक टेबल लिख के दिया था कॉस के डिफरेंट एंगल्स के लिए कॉस की वैल्यू। सो 100 मल्टीप्लाइड बाय 0.02 मल्टीप्लाइड बाय cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। सो वर्क इक्वल्स टू कितना है देखो, 100 मल्टीप्लाइड बाय 2 कितना होता है 200, लेकिन राइट साइड से 2 डिजिट के बाद पॉइंट है तो पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा इंटू 1/2। सो पॉइंट यहाँ पे आया है यानी कि इन दो जीरो को कोई भी वैल्यू नहीं है। सो W इक्वल्स टू आएगा 2 इंटू 1/2, 2 कैंसिल हुआ, सो W आ गया 1 जूल, मतलब उस ऑब्जेक्ट पे सिर्फ कितना वर्क हुआ है 1 जूल, इतना वर्क हुआ है, कितना वर्क हुआ है 1 जूल वर्क हुआ है। सो क्या दिया था हमें, फोर्स दिया था न्यूटन में, डिस्प्लेसमेंट दिया था सेंटीमीटर में, और उन दोनों के बीच का एंगल दिया था 60 डिग्री, उन दोनों के बीच का एंगल दिया था 60 डिग्री। ठीक है, सो अच्छे से इसे आपको नोटबुक में नोट करना है। अब देखो हमारा इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट, आखिरी पॉइंट बचा है, उसका नाम है पावर। हमने वर्क पढ़ा, एनर्जी पढ़ी, अब हमें पढ़ना है पावर। ठीक है, सो देखो अभी तक हमने इस चैप्टर में पढ़ा वर्क की कंसेप्ट पढ़ी, वर्क में हमने वर्क की डेफिनेशन, उसका फॉर्मूला, उसका एसआई सिस्टम में और सीजीएस सिस्टम में यूनिट क्या होता है उसके बारे में पढ़ा। फिर हमने वर्क और फोर्स डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में वर्क का फॉर्मूला पढ़ा, जब उन दोनों के बीच में सर्टेन एंगल होता है, उसी फॉर्मूले का हमने एग्जांपल अभी सॉल्व किया। उसके बाद हमने पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क और जीरो वर्क की कंसेप्ट पढ़ी। वर्क का पार्ट कंप्लीट होने के बाद हमने एनर्जी का पार्ट स्टार्ट किया था, उसमें एनर्जी क्या होती है, एनर्जी के टाइप्स पढ़े, उसमें हमने काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशंस, उनके फॉर्मूले, उनका यूनिट। अब वर्क हो या और किसी टाइप की एनर्जी हो, उनका यूनिट सेम ही होता है, एसआई सिस्टम में जूल और सीजीएस सिस्टम में अर्ग होता है। उसके बाद हमने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, उसका प्रूफ हमने आज देख लिया। ठीक है, सो अच्छे से जो पॉइंट्स हुए हैं वो अच्छे से पढ़ लो, एग्जाम्पल सॉल्व कर लो, अच्छे से पढ़ाई कर लो और अच्छे से नोट्स भी निकालो। ठीक है, सो हमारा जो लास्ट पॉइंट इस चैप्टर का बचा है वो नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे और चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, सो वी कंक्लूड आवर टुडेज लेक्चर हियर। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।